एनकाउंटर और उसके बाद अतीक की इस तरह से हत्या कर देना, तो शायद डर की वजह से भी अभी तो कोई सामने नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि पुलिस से उन्होंने संपर्क किया हो, पुलिस की परमिशन लेने के बाद या उनको बताने के बाद आए। लेकिन ये जरूर है कि ये हालत अतीक की हो जाएगी, ये संभवतः किसी ने पूरे उत्तर प्रदेश में या जो लोग अतीक को जानते हैं किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि जो हालात अभी दिख रहे हैं वो बहुत है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई, वो सबसे पहले बताते हैं। यूपी में हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है, ये कह रहे हैं स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार। और साथ ही जो दूसरी जानकारी है वो ये है कि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा खुद आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। आलोक पांडे लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन अंजीत माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। तो देखिए, एक तरफ कानपुर, उन्नाव, एटा, मिर्जापुर, चंदौली, कुशीनगर, सहारनपुर, देवबंद, ये वो तमाम जिले हैं, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर पुलिस अलर्ट मोड में है। और इस बीच हमारे सहयोगी हमीरपुर से एक खबर ब्रेक कर रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर कुछ इनपुट मिल रहे हैं हमीरपुर में, और उसके मद्देनजर पुलिस वहां पर भी एक्शन मोड में। अंजीत बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो साफ साफ पुलिस ये कह रही है कि कहीं पर भी अफवाहों पर ध्यान न दें और पूरे उत्तर प्रदेश में हालात नियंत्रण में हैं। आलोक, इस वक्त आप मौके पर मौजूद है। खबर यह है कि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा खुद मौके पर हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर मौजूद है। आपने भी कहा था हलचल भी बढ़ी है, तो किस तरीके की हलचल है अभी अस्पताल के अंदर, क्योंकि अतीक और अशरफ का शव भी अस्पताल के अंदर है, वो तीनों आरोपी भी अस्पताल के अंदर हैं, कुछ पुलिस अधिकारी भी अस्पताल के अंदर है। बिल्कुल यही बात मैंने आपसे कही थी, बल्कि जब उस वक्त मैं आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा था, वहाँ पे जो क्राइम ब्रांच है, एसटीएफ है, उनके वो सारे जो अधिकारी होते हैं, जो उनके सिपाही और हेड कांस्टेबल थे या इंस्पेक्टर थे, वो सारों लोगों ने उसको रोक रखा था कि उसके आगे वो बढ़ नहीं सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब दोनों बॉडी अतीक की और अशरफ की अंदर है, और तीनों बाद में हम लोगों को पता लगता है तीनों लड़कों को वहीं रखा गया है। हमें बताया गया है, यहाँ पे जो पुलिस के कुछ लोग हैं उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बताया है कि तीनों यहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त उनको हटाना इसलिए भी नहीं है कि सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं था, उनको हॉस्पिटल के ही किसी कमरे में रख करके सीपी खुद उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और न सिर्फ सीपी बल्कि जो एसओजी टीम होती है, स्पेशल क्राइम टीम होती है, वो सारे लोग वहाँ पर इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कारण क्या था, क्यों ऐसा किया गया। उस कारण को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रयागराज की 3 घंटे से पूछताछ चल रही है, तो अगर इस तरह के कारण का पता नहीं, बिल्कुल 9:30 की घटना है, उसके बाद ये तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद पूछताछ चल रही है। पूछताछ ही नहीं चल रही है, पूछताछ के जो लीड हैं वो पर्टिकुलर उस इलाके के पुलिस को दिया जा रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ रजिस्टर पे लिखे जा रहे हैं चीजें, बल्कि उसी टाइम एक्शन किया जा रहा है। दबाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी, शासन का भी, डीजीपी और बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास आलोक। लेकिन सुशांत मुखर्जी भी जुड़ गए हैं। सुशांत, बनारस से प्रयागराज को जोड़ती है हाईवे और तमाम और डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं हाईवे, क्या तस्वीर है इस वक्त हाईवे की? देखिए, फिलहाल हांडिया जो है, हांडिया से प्रयागराज का रास्ता लगभग 40 से 50 किलोमीटर है और हांडिया पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो बड़ी गाड़ियां हैं उसे कानपुर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। सिर्फ मीडिया की गाड़ियों को ही प्रयागराज जाने की अनुमति है, पर उससे पहले मीडिया की गाड़ियां भी चेक की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है प्रयागराज में, मीडिया कर्मियों का सहारा लिया गया है, मीडिया का वेश लेकर के लोग पहुंचे थे वहां पर, या अभी वहां पर हैं आप मौजूद जहां बैरिकेडिंग लगाई गई है? जी, मैं उस बैरिकेड को पार कर चुका हूं और बैरिकेड के पार करके प्रयागराज की तरफ बढ़ चला हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकतर ये जो सड़क है, यहाँ पर सड़क पे अधिकतर भीड़ होती थी और इस समय सबसे ज्यादा ट्रकों का यहाँ पर आना जाना होता था, पर इस समय नो एंट्री हो गई। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गाड़ियां यहाँ पर इस सड़क पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ जो गाड़ियां दिखाई दे रही है छोटी गाड़ियां हैं और मीडिया की गाड़ियां हैं, सिर्फ वही यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ मीडिया की जो गाड़ियां हैं वही यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो भी बड़ी गाड़ियां हैं, जो भी गाड़ियां आ रही थी, उसे कानपुर रोड की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। हांडिया से प्रयागराज तक जाने की अनुमति किसी को नहीं है। इसके पीछे पुलिसकर्मियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जब गाड़ियां यहाँ पर जाती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है और भीड़ में शांति भंग करने वाले भी लोग हो सकते हैं, इसलिए इस रूट को खाली रखा गया है और जो भी गाड़ियां हैं उसे कानपुर रोड की तरफ डाइवर्ट करते हुए आगे भेजा जा रहा है।
बिल्कुल सुशांत, बड़ी बात यह है कि सारी गाड़ियों को कानपुर की तरफ डाइवर्ट कर दिया है, खासकर ट्रकों को, और जो लोग वहां जा रहे हैं प्रयागराज उनको बाकायदा चेक किया जा रहा है। खासतौर पर मीडिया कर्मी के अलावा भी कुछ गाड़ियां जा रही हैं, उनको चेक किया जा रहा है। लेकिन सुशांत, एक और बात समझाइए कि आपने कहा कि पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि अराजक तत्व ना चले जाए, इसलिए कार्रवाई हो रही है। रात के 2 बजे का वक्त हो गया, 2 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या अभी भी पुलिसकर्मी आपको हाईवे पर नजर आ रहे हैं? जी, जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। जहां पर बैरिकेटिंग लगी है लगातार तो नजर नहीं आ रहे हैं, पर जहां जहां पर उनको लगता है कि रोड की कनेक्टिविटी एक दूसरे से जोड़ती है प्रयागराज तक के जाने के लिए, वहां पर पुलिसकर्मियों को जरूर लगा दिया गया है। और वहां पर पुलिसकर्मी लगातार कोई भी गाड़ियां इस रूट पर ना आए, जो प्रयागराज का रूट है उस तरफ ना जाए, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया की गाड़ी को ही चेकिंग करने के बाद आगे जाने की अनुमति है, बाकी सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है, या तो फिर उसे कानपुर रोड की तरफ डाइवर्ट करते हुए वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि नो एंट्री इसमें खुली रहती है सुबह के 8 बजे तक। और ऐसे में सुबह के 8 बजे तक जो ट्रकों की लंबी लाइन होती है, बहुत भीड़ होती है इन इलाकों में, तो वहां पर कोई किस तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो, कोई शांति भंग ना कर सके उन ट्रकों का सहारा लेकर के, उस भीड़ का सहारा लेकर के। इसलिए प्रयागराज तक जाने वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से वीरान दिख रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो सड़क है पूरी तरीके से वीरान है। अमूमन यहाँ पर ट्रकों की लंबी लाइन होती है, लंबी कतार होती है, जो बड़ी गाड़ियां भी दिखती हैं, या फिर रात में जो सफर करते हैं वो गाड़ियां भी नजर आती हैं। पर इस समय इस सड़क पर कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। और ये पहली बार मैं इतने दिनों से प्रयागराज आ रहा हूं, इस तरीके के हालात पहली बार देखने को मिल रहा है। और इस समय पुलिस वालों का यह भी कहना है कि आदेश कब तक रहेगा, यानी कि कब तक इस रूट को इसी तरीके से रोका जाएगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी जब तक ऊपर से नहीं आता तब तक वो बड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ेंगे, या फिर जो सवारी गाड़ी होती है उसे भी इस रूट पर जाने की अनुमति नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह होगी, जब सुबह होता है, सुबह इस रूट पर सवारी गाड़ियों को काफी प्रेशर होता है, क्योंकि प्रयागराज जाने वालों की संख्या काफी भारी संख्या में होती है। तो क्या उन्हें रोक दिया जाएगा, या फिर इसे छूट दी जाएगी, या फिर कुछ और डायवर्जन किया जाएगा, इसके बारे में पुलिसकर्मियों को भी नहीं बताया गया है। फिलहाल उच्च अधिकारियों का आदेश है कि अभी कोई भी गाड़ी प्रयागराज की तरफ आ रही है। आतिक हत्याकांड में शामिल शूटर हमीरपुर का रहने वाला है। बड़ी और अहम खबर, शूटर शनि का है हमीरपुर कनेक्शन। क्या कनेक्शन है ये पता चलेगा, लेकिन हमीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करता है शनि, और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हमें लगता है इसका नाम सनी होगा, शायद शनि नहीं होगा। लेकिन इस बीच हमीरपुर कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। आलोक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, तो लगातार ये सवाल हर किसी के जहन में है कि वो जो हमलावर हैं तीनों, उनकी पृष्ठभूमि किस तरीके की है, और अब हमीरपुर कनेक्शन अगर सामने आ रहा है तो क्या माफिया अतीक का जो पूरा नेटवर्क था वो प्रयागराज से बाहर हमीरपुर तक फैला हुआ था? मतलब साजिश की कोई तो वजह होगी, कोई तो मोटिव रहा होगा हमलावर का। आलोक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है कि आलोक पांडे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक हत्याकांड में शामिल शूटर हमीरपुर का रहने वाला है, सनी उसका नाम बताया जा रहा है। प्रयागराज में रहकर वो पढ़ाई कर रहा है। ये एक शुरुआती जानकारी मिली है एनजी। 3 हमलावरों में से एक हमलावर से ये जानकारी। और देखिए, ये हमीरपुर की तस्वीर है, हमीरपुर महोबा का इलाका, वहां से तस्वीरें नजर आई हैं जहां पर हमीरपुर पुलिस पहुंची है ग्राउंड जीरो पर सनी के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए। जाहिर तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर ये हमीरपुर का रहने वाला है और प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जाहिर तौर पर पढ़ाई के लिहाज से यहाँ पर गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए प्रयागराज में जाते हैं। आलोक, लगातार बने आलोक, पहले एक आरोपी की जानकारी आई है, बाकी 2 आरोपी जो है उनके बारे में भी कुछ जानकारी मिली क्या? देखिए, जानकारी लेने का काम और तफ्तीश का काम लगातार पुलिस कर रही है। हमीरपुर का जो कनेक्शन प्रयागराज से जुड़ने की कोशिश हो रही है, उसमें कहीं ज्यादा ये महत्वपूर्ण लग रहा है कि जैसा अभी बताया भी आपने कि यहाँ पर प्रयागराज में तैयारी करने के लिए अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से लड़के आते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक जो सबसे अलार्मिंग बात है कि वो लड़के जो कि तैयारी के लिए आते हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें एक मोहरा बनाया गया है। और मोहरा भी इस तरीके का
कि उन्हें एक तौर पर जैसे हम आतंकी उसमें देखते हैं कि वो सुसाइडल बम होते हैं, वो जा करके मार देते हैं और मर जाते हैं। ये वैसी ही स्थिति है जिसमें उसने अपने आप को गोली तो नहीं मारी, लेकिन अगर पुलिस चारों तरफ है और वो भाग नहीं सकता। लेकिन आलोक, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए, क्या अतीक का जो पूरा नेक्सस था, आतंक था, वो सिर्फ प्रयागराज तक सीमित था या प्रयागराज के इतर बाकी जिलों में भी उसका आतंक था? मतलब क्या हमीरपुर में भी अतीक का कोई आतंक था जिसके चलते उससे पीड़ित होकर, प्रताड़ित होकर सनी ने ये कदम उठाया? क्या इस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है? देखिए, अगर माफिया अतीक की बात करें और उसके खास तौर पर उन इलाकों की बात करें जहां पे उसका सबसे ज्यादा प्रभाव था, तो प्रयागराज से सटा जो प्रतापगढ़ है वो इलाका ऐसा था। ऐसे कई इलाके थे जहां पे प्रतापगढ़ में उसका बहुत अच्छा खासा असर था। उसके माफिया, उसके खौफ को लेकर के प्रतापगढ़ में असर देखा जा सकता था। कानपुर सटा हुआ इलाका इस तरफ का, वो वहां पे उसका असर देखा जा सकता था। फतेहपुर एक इलाका है जहां पर जिला है, उसमें इसका असर देखा जाता था। हमीरपुर वगैरह एक ऐसी जगह है जहां पे ये ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं जो यहाँ के लड़के पढ़ने आते हैं। क्योंकि देखिए, अगर माफिया अतीक का कामकाज देखे तो अपने आप को बढ़ा रहा था, क्योंकि तो मतलब तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। कल नमाज भी है सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसके लिए कितना तैयार है पुलिस? पूरी रात हमारी पेट्रोलिंग चलेगी और एक ही गतिविधि जो भी हो रही है उस सब पे हमारी निगाह रहेगी। कुछ सूचना भी ऐसी नहीं, ऐसी अभी कोई पर्टिकुलर सूचना नहीं है, लेकिन जो भी सूचना हमारे सामने आएगी उसका तुरंत ही समाधान किया जाएगा। ठीक। तो ये नोएडा पुलिस है। देखिए प्रयागराज का असर रंजीत नोएडा तक किस तरीके से दिख रहा है। देखिए कमिश्नरेट में असर ज्यादा दिखता है क्योंकि कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए अलर्ट पर भी है पुलिस। चूंकि मुख्यमंत्री के आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है और आप देखिए कि 2:30-2:15 बजे का वक्त हो गया है, तो 2:15 बजे से लगातार बैठक लगभग 4 घंटे होने जा रहे हैं। और इस 4 घंटे की बैठक में तो सबको पूरा मैसेज है और उसी मैसेज के तहत आज पूरी रात ये गश्त चलती रहेगी, पुलिस सड़कों पर नजर आएगी और कानून व्यवस्था के लिहाज से ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे सहयोगी सुशांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो सफर कर रहे हैं इस वक्त प्रयागराज के बाहरी इलाकों में, ये समझने के लिए और कि पुलिस अनुराग आपके बीच में रोक रहा हूँ। सुशांत जिस तरीके से सफर कर रहे हो, सड़कें खाली हैं, 20-25 मिनट में आपको सुशांत भी प्रयागराज में मिलेंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है हांडिया से प्रयागराज की, जैसा कि सुशांत ने बताया। सुशांत, कितना अंतर इस वक्त आपको महसूस हो रहा है उस सड़क पर जिस सड़क पर आप पहले भी सफर करते थे, खासकर अतीक की हत्या के बाद पुलिस कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? देखिए, अतीक की हत्या के बाद पुलिस के सारी छुट्टियां रद्द हो गई हैं। पुलिसकर्मी लगातार इस समय नेशनल हाईवे पर लगातार जो है कॉम्बिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो सड़क है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस सड़क पर इतना सन्नाटा है। अमूमन इस सड़क पर सबसे ज़्यादा भीड़ ट्रकों की हुआ करती है इस समय, और जैसे ही सुबह होती है, यानी कि 4 बजे के बाद से ही, सुबह से पहले से ही जो यात्री गाड़ियाँ हैं उसकी भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि प्रयागराज जाने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है, बनारस से प्रयागराज जाने वालों की या फिर प्रयागराज से बनारस आने वालों की। तो ऐसे में आज के दिन जो सवारी होंगी, जो यात्री होंगे, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए सिर्फ एकमात्र विकल्प रहेगा कि वो ट्रेन के माध्यम से जल्दी प्रयागराज से बनारस या बनारस से प्रयागराज जा पाए, पर उतनी ट्रेनें नहीं जाती। अमूमन सड़क मार्ग का ही सहारा होता है, तो सड़क मार्ग के जरिए उनको लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। कानपुर का जो हाईवे है उस रूट को डाइवर्ट करके यहाँ पर भेजा जाएगा। इसके अलावा अभी तक जो शीर्ष अधिकारी है, वो जो यहाँ पर जमीनी स्तर पर पुलिसकर्मी है, उन तक कोई अगला आदेश नहीं पहुंचा है कि क्या सुबह होते ही गाड़ियां छोड़ दी जाएं या फिर, क्योंकि जैसे जैसे सुबह होगी गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है यहां पर लग जाएगी। इसके अलावा ये भी सूचनाएं मिल रही है कि प्रयागराज की जनपद में जैसे ही एंट्री होगी लोगों की, प्रयागराज के अधिकतर इंटरनेट जो प्रोवाइडर हैं उन्हें शायद आदेश दे दिया गया है कि इंटरनेट सेवा जो है बंद कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ी मुश्किल प्रयागराज में भी होगी, क्योंकि प्रयागराज एक बड़े शहरों में से एक है। वहां पर अगर इंटरनेट की सुविधा बंद होती है तो बहुत सारे काम ठप हो सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है जो कल का दिन जो है, जानकार हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो हमेशा इस बात की सिफारिश करते हैं कि अगर आपको माहौल बिगड़ने से रोकना है तो सबसे पहले आपको फेक न्यूज और व्हाट्सएप पर जो मैसेज वायरल होते हैं उनको रोकना है, और उसका एकमात्र सबसे बेहतर विकल्प है कि आप इंटरनेट पर रोक लगाएं।
जी बिल्कुल, इंटरनेट पर रोक लगाना ही एकमात्र विकल्प है। जो गलत चीजें वायरल होगी, जो अफवाह वायरल होंगे, उसे रोका जाए, क्योंकि अफवाह का बाजार अगर गर्म होगा तो फिर लगातार शांति भंग की आशंका बढ़ती जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि प्रयागराज में कब तक इंटरनेट बहाल होगी, ये कल के बाद डिपेंड करेगा। साथ ही अतीक और अशरफ का जो शव है, जब तक उसे सुपुर्दे खाक नहीं किया जाता, तब तक पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी, क्योंकि जब तक इन दोनों का शव बाहर रहेगा, तब तक सबसे ज़्यादा जो इसके समर्थक होंगे या फिर ऐसे लोग होंगे जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होंगे। क्योंकि लगातार इस समय सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, उससे लगातार ये इस बात की आशंका रहती है कि शांति भंग हो सकती है, लोग अफवाह में आ सकते हैं, लोगों के अंदर जो है घबराहट ज़्यादा देखी जा सकती है। क्योंकि इस समय ये खबर हर एक जगह जंगल में आग की तरह फैली हुई है। ऐसे में प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बाधित करने के अलावा कोई ऐसा रास्ता बचता नहीं है जो अफवाहों को रोक सके, क्योंकि इतने भारी संख्या में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर निगाह रखना और उन्हें ब्लॉक करना संभव नहीं है जब तक कि प्रयागराज की स्थिति पूरी तरह से सामान्य न हो जाए। क्योंकि अभी जो प्रयागराज के कुछ अलग अलग हिस्सों से हल्की फुल्की जो चीज़ें सामने आई थी झड़प की, क्योंकि जैसे जैसे सुबह होगा, लोग घर से बाहर निकलना चाहेंगे, लोगों के अंदर अलग अलग क्यूरियोसिटी होगी, उसी में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। तो कल का दिन बेहद अहम होगा। कल के दिन के बाद ही ये निर्णय लिया जा सकेगा कि प्रयागराज में स्थितियां क्या होगी, इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कब की जाएगी, या फिर जो रूट डायवर्जन अभी किया गया है वो फिर रूट डायवर्जन कब खोला जाएगा। चलिए बने रहिए, सुशांत लौट रहे हैं आपके पास। आलोक, आपको आवाज मिल पा रही है? तो ये भी बताइए कि इस वक्त कोई हलचल है क्या अस्पताल के बाहर, क्योंकि सब कुछ अभी अस्पताल से ही ऑपरेट होना है। बिल्कुल, देखिए जो सेंटर पॉइंट है वो हॉस्पिटल ही है, और अभी अगर हम कहें तो स्थितियां जो है शांत है, क्योंकि पुलिस को, और अभी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रयागराज के चप्पे चप्पे को, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग बहुत जरूरी है। जैसे सुशांत कह रहे थे कि सुबह उठते ही, और या अभी जो सोशल मीडिया है वो सबसे खतरनाक हो जाता है। जो ही नहीं है कि लोग बाहर निकले, पर सोशल मीडिया अपने आप में एक आग फैलाने का काम करता है, और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि वो फिर अन्य जगहों पे भी कर सकता है। और ये इसकी संभावना बढ़ रही है कि सुबह हो सकता है हम इंटरनेट की स्पीड या तो बहुत स्लो पाएंगे, या फिर कुछ घंटों के लिए बंद भी किया जा सकता है, जैसी स्थिति होगी। बहरहाल अभी तो चल रहा है और अभी हम लोग उसको लगातार देख भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है चूंकि डिस्ट्रिक्ट जज से इसकी परमिशन लेनी होती है। रात में माना जा रहा है कि जो समय हो चुका है 2:21 हो गए हैं, अगर ये 3 से 4 के बीच में भी पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा तो कम से कम 3-4 घंटे लगेगा। सुबह 6-7 बजे तक ये पोस्टमार्टम खत्म होगा। लेकिन आलोक, आपको नहीं लगता कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो बेहतर ये होता कि अतीक अहमद को दफनाने का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाता, ताकि अफवाहों पर भी बहुत ज्यादा रोक लगाई जा सके। लेकिन पोस्टमार्टम में देरी क्या उस वक्त को बढ़ाती नजर नहीं आ रही है? देखिए, एक बात और ध्यान रखना होगा अनुराग, कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है और जिस तरह से हम उसके प्रिवेंटिव पुलिसिंग को देख रहे हैं, इसका मतलब हम उसका असर समझ सकते हैं। अगर पूरा समूचा यूपी अलर्ट है तो नियम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज अपना समय लेगा ही लेगा। बाकी और जो औपचारिकताएं होती हैं, जो पैनल पर डॉक्टर बुलाए जाते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं, वीडियोग्राफर्स जो होते हैं, इस वजह से ये अगर हम कहें संसाधन और परमिशन इन सब में समय लगता है, तो वो उसमें फास्ट नहीं किया जा सकता उस समय को, क्योंकि वो बाद में यही सारी चीजें डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में परमिसिबल होते हैं, उनको वहां प्रस्तुत भी करना होगा। तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये समय यूं कहा जाए पुलिस की मजबूरी है, प्रोसीजर की वो जरूरी है होता है फॉलो करना। और उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद जहां तक दफनाने की बात है, सुपुर्दे खाक की बात है, उसमें कोई बहुत समय नहीं लगेगा। हमने देखा था सुबह की असद का, उसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगा, भीड़ ज्यादा थी, पुलिस ने उनको कंट्रोल किया और सुपुर्दे खाक कर दिया, जिस तरीके से धर्म के मुताबिक किया जाता है। तो मुख्य इसके बाद जो होगा वो पोस्टमार्टम ही होगा, और शायद यही वजह है कि अभी पुलिस हॉस्पिटल के आसपास तो जरूर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं है, और संभवतः चीजों को लूप में लेने के लिए और उसको तेजी से लेने के लिए ही पुलिस के आला अधिकारी इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। बाकी जो STF होती है, जो SPG होती हैं,
वो इस पूरे इलाके को छानबीन कर रहे हैं। वो सिर्फ हॉस्पिटल तक में ही नहीं सीमित है, बल्कि जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं या अगर कहा जाए CDR वगैरह, इस तरह की चीजों को पूरा छानबीन की जा रही है। क्योंकि जो घटना हो चुकी है, जरूरी नहीं है कि यही अंतिम घटना हो, इसके बाद कोई प्लान 2 हो, प्लान B बना हो। इन सबको भी ट्रैक डाउन करना बहुत जरूरी होता है, डिकोड करना बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह से घटना हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। किसी माफिया को सरेआम आप कैमरे के सामने अगर मारते हैं तो इसका मतलब है कि जरूर उनके आका इर्द गिर्द है, उन्होंने ठीक से इसकी रेकी कराई है। और ये भी था कि ये रखी थी, जब इतनी शर्तों के साथ कोई हत्या हो रही है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी चीज है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि हमीरपुर का कनेक्शन है या यहाँ पर बच्चे तैयारी करने आते हैं, जिसे अभी देखना होगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जरूर कहीं ना कहीं या तो गैंग की बात है या साजिश की बात है या इससे बढ़कर के कोई ना कोई कहानी है। और इस वजह से नियमों का पालन करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोर्ट के सामने अगर अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ जाता है तो वो कभी भी फिर हत्यारे को या अपराधी को सजा नहीं दिला पाता है, या सजा उस अपराध की पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। इसलिए अनुराग, ये आप मान के चलिए कि नियमों को पालन करना जरूरी है। और यही वजह है कि पोस्टमार्टम के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। हम देख रहे हैं कि जो विशेष टीमें होती है, जो स्पेशलाइज्ड क्राइम की टीमें होती हैं, वो चारों तरफ चल रही हैं, देख रही हैं, लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे एक अगर कहा जाए तो अजीबोगरीब बात है कि मीडिया के ही झुंड से ये हत्यारे निकले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एक तौर पर रडार पे है। ये अलग बात है कि कौन सामने दिख रहा है, किस तरह का है, लेकिन सभी को देखा जा रहा है। वो गाड़ियां, वो लोग, वो ड्राइवर, और इन सबको ध्यान में रखा जा रहा है कि कौन किसकी तरफ से है। इन सब चीजों पे भी ध्यान रखा जा रहा है और ये शायद मौजूदा समय में जरूरी भी हो चुका है। क्योंकि अब बड़ी खबर आ रही है, आलोक आ रहे हैं आपके पास। कानून के साथ कोई खिलवाड़ ना करे वरना कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, योगी आदित्यनाथ का सीधा निर्देश। और सभी अधिकारी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और साफ साफ कह दिया है योगी आदित्यनाथ से कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, फील्ड में सतर्कता बरती जाए, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस वक्त लगातार बैठक ले रहे हैं और जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। आलोक पांडे लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। सुशांत मुखर्जी भी इस वक्त लगातार हाईवे पर मौजूद हैं और प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। लेकिन आलोक, आप कह रहे थे लगातार कि पोस्टमार्टम में वक्त लग सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री इस वक्त भी, जब 2:30 बजे का वक्त है, इस वक्त भी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और वे कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक सब शांत है, बेहतर स्थिति में है और ये बने रहना चाहिए, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए अजीत, जिस तरीके की स्थिति है और खासतौर पर मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कई मौके आए हैं जब पूरी रात उन्होंने कंट्रोल रूम में काटा है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बना हुआ है, और सवेरे तक जब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं जब वो पूरी रात नहीं सोए हैं। सिर्फ इस बात के लिए बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हर कीमत पर हर तरीके से तैयार रहते हैं और आला अधिकारियों को उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है। इस वक्त डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, सलाहकार के रूप में अवनीश अवस्थी, ये सारे लोग वहां पर हैं। और खास तौर पे इस बात को देखा जा रहा है कि प्रयागराज पे सीधे संपर्क किए हुए हैं और वो सेंसिटिव जिले जहां पे किसी तरीके की कोई संभावना हो सकती है, उनके कप्तान, उनके आला अधिकारियों से सीधे जुड़े हुए हैं। एडीजी और आईजी जोन और रेंज, इन सब के अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है, गश्त लगाने की बात हो रही है। रात का समय एक तौर पर देखा जाए तो पुलिस के लिए बेहतर समय मिल गया है, क्योंकि जहां पर हर अगर जिले की बात करते हैं या प्रयागराज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोग सो चुके थे या फिर अपने घरों में चले गए और यही मौका है कि वो स्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। प्रयागराज में हम देख रहे हैं कि राहत की बात यही है कि प्रयागराज अभी शांत है और सहज दिख रहा है। अन्य जिलों की बात करें, आला अधिकारी जो कि लगातार मुख्यमंत्री के सामने ब्रीफिंग दे रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री एक एक अधिकारियों से, एक एक जिले और मंडल से जानकारी ले रहे हैं। रात के वक्त कहा जाता है कि प्लानिंग कर लिया गया, अगर मुस्तैदी से सबकी तैनाती हो गई तो किसी भी तरीके की अपनी घटना या ऐसी कानून व्यवस्था को लेकर के किसी तरीके का
अपनी इकट्ठा और असहजता नहीं होगी। इसी को बंदोबस्त करने के लिए आज पूरी रात ये अधिकारी और मुख्यमंत्री खुद जगेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जब सुबह होगी और सवेरे पूरा यूपी शांत रहेगा, जिले शांत रहेंगे, तो उससे बढ़ करके उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का उदाहरण नहीं सामने आएगा। इसलिए कानून व्यवस्था को सबसे बेहतर दिखाने के लिए मुख्यमंत्री पूरी रात जग सकते हैं। वहां कंट्रोल रूम बना हुआ है और पिछले ऐसे कई अनुभव हैं जिनको मैं जानता हूं, जिस पर वो पूरी रात जगे हैं। उनके साथ आला अधिकारी लगातार वो रिपोर्ट करते रहे, उनके साथ बैठे रहे और सुबह 6-6, 7-7 बजे और उसके बाद फिर उन्होंने अपने दिन के दूसरे कार्य करना शुरू किया। तो एक अगर सही बिल्कुल आलोक बने रहिए, लौट रहे आपके पास। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पूरी रात कई बार मुख्यमंत्री मॉनिटर करते हैं और इस बार भी क्योंकि 3 बजे का वक्त होने जा रहा है, मुख्यमंत्री अभी तक लगातार मॉनिटर करें। सुशांत, आप वाराणसी से क्या जायजा लेते हुए प्रयागराज सीमा में प्रवेश कर गए या अभी दूर है? देखिए, प्रयागराज की जो सीमा है उसमें हम प्रवेश कर गए हैं। हालांकि ये आउटर का एरिया है, अब इसके बाद प्रयागराज का जो शहरी एरिया है वो शुरू हो जाएगा। बनारस से जब हम चले थे तब भी हमने देखा था कि टोल टैक्स पर भी जो है वहाँ लगातार चेकिंग की जा रही थी और उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हांडिया में चेकिंग की गई और पूरी गाड़ी को चेक करने के बाद ही छोड़ा गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो रात है वो सबसे भारी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज की रात के बाद जब सुबह होगी, जब लोग घर से निकलना चाहेंगे, तो घर से जब लोग निकलेंगे तो जाहिर सी बात है अभी प्रयागराज को पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता। लोग अपने काम के लिए जरूर निकलेंगे, तो जब लोग निकलेंगे तो उसके साथ साथ वो अराजक तत्व भी निकल सकते हैं जो लगातार अफवाह फैलाने का काम करते हैं या फिर शांति भंग की कोशिश करते हैं। तो सुबह जैसे ही होगी तो इस रात के बाद जो सुबह होगी, सुबह की जो प्लानिंग होगी, सुबह की प्लानिंग क्या है, सुबह का मास्टर प्लान क्या है इस पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ये सबसे अहम बात होगी। क्योंकि कल का दिन अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर कंट्रोल कर ली जाती है, जनता को समझा ली जाती है या फिर किसी तरह का कोई हलचल नहीं होता, तो जाहिर सी बात है आगे की जो राह होंगे वो आसान हो जाएंगे। और सबसे पहला जो पुलिस की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम कराने के बाद सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया की जाए। और पुलिस ये भी कोशिश करेगी कि सुबह जो भोर का समय होता है उस समय इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्योंकि अगर दिन के 8 बजे के बाद इस तरह की प्रक्रिया होगी तो जाहिर सी बात है उस इलाके में अधिक से अधिक लोग निकलेंगे। उन लोगों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल का इंतजाम करना पड़ेगा और फिर उस एरिया को सील करना पड़ेगा। तो इसलिए पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसलिए पुलिस का पहला प्लान ये होना चाहिए। सुशांत, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन से डर था, नाम उजागर होने के डर से हत्या कराई। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूछताछ में अतीक ने पाकिस्तान कनेक्शन बताया था। चार्जशीट पे बाकायदा अतीक ने कबूला था कि किस तरीके से लश्कर और ISI से अतीक के कनेक्शन है। पंजाब में पाकिस्तान जो ड्रोन से हथियार गिराता है, अतीक उन हथियारों को खरीदता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़ी सामने आ रही है। पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नाम उजागर होने के डर से हत्या कराई। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आ रहा है। लगातार अतीक ने इस बात को कबूला था कि उसके पाकिस्तान से कनेक्शन है, वो पाकिस्तान के हथियार खरीदता है, लश्कर और ISI के संपर्क में है। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसमें अतीक हत्याकांड का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आलोक पांडे। बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा कि रिमांड को लिया ही इसी बेसिस पे गया था, क्योंकि उसके जो अंतर्राष्ट्रीय खासतौर तौर पे पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से जो संपर्क की बात आई है उसको लेकर के पुलिस लगातार प्रश्न पूछ रही थी, सवाल पूछ रही थी। ड्रोन से हथियार लाने का और उसको मंगाने का मतलब ही है कि वो कोई सामान्य बात नहीं है। उसके नेटवर्क अपने आप पे जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था और ऐसे खतरे को निपटाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना नहीं है जो एक व्यक्ति विशेष अपने आप कर ले या अतीक अपने 1-2 लोगों के साथ कर ले। ये अंतरराज्यीय निश्चित तौर पर एक नेटवर्क है जिसको लेकर के अतीक को हथियार मिला करते थे, क्योंकि
पाकिस्तान से पंजाब की सीमा और पंजाब की सीमा से यूपी तक लाने में एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क रहा होगा। और उस नेटवर्क में कई ऐसे नाम हो सकते हैं अनुराग, इस तरह की बात से अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई ऐसे बड़े नाम हो सकते हैं, कई ऐसे संगठन हो सकते हैं जो जिनका खुलासा हो सकता था, और उसी को मिटाने के लिए ये घटना तुरंत की गई। मुझे जो यहाँ के अधिकारी और कुछ पूर्व डीजीपी और इस तरह के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किया गया है वो हैरान कर देने वाला बात है कि उनको कोई दूसरा समय मिलेगा नहीं, ऐसा लग रहा था। और इसका मतलब है कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी नहीं मारा तो कभी नहीं मारा। मतलब हो सकता है कि कुछ और खुलासे हो जाते और जो लोग अपने को छिपने और छिपाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस के हाथ, एसटीएफ के हाथ, उन तक भी पहुंच जाते। तो संभवतः ये वजह है कि इसी चीज को लेकर के उन तुरंत बिना मौके दिए, भले ही उनके 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, भले ही इन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पर ये देखना होगा क्या इनकी जान को सुरक्षित पुलिस को रखना ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये वो गवाह होंगे जो ये बता सकते हैं कि इनको किसने कहा था, और ये इसकी कड़ी और आगे तक ढूंढी जा सकती है। इसलिए पुलिस के पास ये चुनौती है, इनको न सिर्फ सुरक्षित रखना है, इनसे पूछताछ करना है, बल्कि वो लोग जो कि प्रयागराज में है या कहीं बाहर से कमांड आया है उनके बारे में भी जानकारी करना बेहद जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि ये एक सिर्फ अतीक और अशरफ हो सकता है, इसके जो पूरे नेटवर्क हैं उनके कुछ और लोगों की भी हत्या हो सकती है। यही सब आशंकाएं हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार बेहद ज्यादा गंभीर हैं और बेहद ज्यादा सचेत हैं कि किसी भी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं और कोई हत्या या इस तरह के मर्डर का दौर न चल पड़े, क्योंकि ये अपने आप में एक घटना तो जरूर दिख रही है, पर इसके नेटवर्क जो है पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर तक दिख रहे हैं। जिस तरह से इनके पास रिवॉल्वर, असद के पास रिवॉल्वर निकले थे ब्रिटिश की और बाहर की, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे सहयोगी निखिल का हम रुख कर सकें, निखिल हमारे साथ जुड़ सकें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो हमारे सहयोगी निखिल ब्रेक कर रहे हैं, उनके मुताबिक मुख्यमंत्री आवास से डीजीपी निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 4 घंटे तक मुख्यमंत्री के साथ एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें डीजीपी भी शामिल होते हैं। डीजीपी को प्रयागराज भी पहुंचना है, लेकिन उससे पहले जो बैठक है वो खत्म हुई है और इस वक्त हमारे सहयोगी निखिल ने खबर ब्रेक की है कि डीजीपी मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी की हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है। 2:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये बैठक खत्म हुई है। लगभग 4 घंटे तक ये बैठक चली है। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है। डीजीपी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल चुके हैं। ये वो हाई लेवल बैठक थी जिसमें डीजीपी के साथ साथ कुछ और चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारी शिरकत कर रहे थे, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी की गई, दिशा निर्देश तय किए गए। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या अपडेट, क्या सिर्फ डीजीपी निकले हैं या बाकी अधिकारी भी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश सरकार के, वो यहाँ से निकल चुके हैं। इसके साथ ही जो प्रमुख सचिव जो गृह है वो भी निकल चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो भी निकल चुके हैं और जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे वो भी यहाँ से निकले हैं। तो निखिल माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। डीजीपी के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं। और कौन कौन अधिकारी इस बैठक में शामिल थे जो अब निकल चुके हैं? देखिए, अगर हम बात करें इस बैठक में तो बैठक में डीजीपी शामिल थे। डीजीपी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास के पीछे के रास्तों से निकलकर अपने आवास की तरफ चले गए। उसके बाद जो गाड़ियां नजर आई उसपे अगर हम बात करें तो जो अपर मुख्य सचिव गृह थे उनकी गाड़ी बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ी। इसके साथ ही डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की गाड़ी निकलती हुई बाहर दिखाई पड़ी। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री के सलाहकार है वो भी उनकी गाड़ी भी बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ी थी। माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी उनकी गाड़ी भी बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ी थी। माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए इस बैठक से कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है, किसी ने ब्रीफ किया क्या? समझौता न हो।
देखिए कोई भी मीडिया से मुखातिब नहीं हुआ। सभी लोगों ने पीछे का रास्ता इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री आवास से निकलने के लिए, ताकि मीडिया का सामना ना हो। हालांकि मीडिया के हम लोगों ने कोशिश की उनकी गाड़ियों तक पहुंचने की, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का किसी सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। तो जो गाड़ियां थी मुख्यमंत्री आवास से वो बाहर निकल गई। जो तमाम लोग बैठक में मौजूद थे वो धीरे धीरे बाहर निकल गए। जहां तक बैठक के अपडेट की बात है, 2 बातें बहुत साफ कर दी है मुख्यमंत्री ने कि किसी भी स्थिति में इस घटना की जांच बहुत निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। जो भी इस मामले में दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो सबसे बड़ी चुनौती आज अधिकारियों को सामने है, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ कहीं भी कोई भी खिलवाड़ न करने पाए, इसको लेकर जो भी इंतजाम करने हो सरकार को, जो भी पुलिस अधिकारियों को इंतजाम करने हो वो किए जाए। जिस तरह की भी संसाधन की आवश्यकता हो उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो अब जो ये माना जा रहा है कि सुबह 5 से 6 बजे के आसपास का वक्त होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसी दौरान तमाम लोग जो सहरी करने के लिए जो उठेंगे वो उनका क्या जो रिएक्शन होगा इस घटना के बाद, ये देखना होगा। तो कल का पूरा दिन सेंसिटिव रहने वाला है, यानी कल सुबह से जो सुबह होगी अब उससे लेकर पूरा दिन सेंसिटिव रहने वाला है। और सेंसिटिव में किस तरह से सरकार इस चुनौतियों को संभालेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया कि अपर मुख्य सचिव गृह को और डीजीपी को जो है प्रयागराज जाने के लिए कहा गया था। तो ये माना जा रहा है कि सुबह के वक्त वो लोग जो है प्रयागराज के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके साथ ही जो तमाम स्पेशल जो टीम थी उत्तर प्रदेश सरकार की, जो पुलिस की, उसे प्रयागराज पहले ही भेजा जा चुका है। आसपास के जनपदों को जो है जनपदों की जो पुलिस फोर्स थी उसका मूवमेंट प्रयागराज कराया गया है। पूरे प्रदेश के सभी सेंसिटिव जनपदों में बाकायदे गश्त की जा रही है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक चल रही थी उसके बाद है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ये सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में है। जी यकीनन तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी निखिल ने ब्रेक किए लखनऊ से। मुख्यमंत्री आवास से हमारे सहयोगी निखिल की बड़ी खबर। लगभग 4 घंटे से जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री आवास में, वो बैठक अब से कुछ ही मिनट पहले खत्म हुई है। और इसका सीधा मतलब ये कि इन 4 घंटों में ये रणनीति बनी है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से जो माहौल है उसको बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। निखिल, अगर संक्षेप में आप दर्शकों को समझा सके कि इस 4 घंटे की बैठक में क्या कुछ वो बड़े फैसले हैं, अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटे के मद्देनजर। निखिल। देखिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण रखी गई कि सोशल मीडिया पर बाकायदे निगरानी होगी, कहीं किसी भी स्थिति में कोई इस तरह का पोस्ट न करे जिससे माहौल बिगड़ सके। तो सोशल मीडिया पर निगरानी होगी। इसके साथ ही सेंसिटिव इलाकों में लगातार गश्त होगी। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, उनको अपने स्टेशन पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो अतिरिक्त पुलिस बल हैं वो सेंसिटिव जनपदों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। वो बाकायदे जो सेंसिटिव जनपद है वहां पर पहुंच रहे हैं। खास करके जो प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज के लिए एक्स्ट्रा पुलिस बल भेजे गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने भी चूंकि इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ब्रीफ किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेंट्रल की फोर्सेस बाकायदे यहां पर भेजी जा सकती हैं। तो पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही विपक्ष के नेता और भड़काऊ बयान देने वाले लोगों पर विशेष निगरानी बरती जा रही है। उन्हें नजरबंद किया जाएगा अगर वो किस तरीके से हालात बिगाड़ने की कल कोशिश करते हैं। तो इसी सदी हुई रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जो बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही थी पिछले 4 घंटे से, अब वो खत्म हो गई है। और सुबह का वक्त अगर हम बात करें तो 5 बजे के आसपास तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगेगी। जो सरकार ने इतनी बड़ी बैठक की पिछले 4 घंटे से, उत्तर प्रदेश में तमाम जो कानून व्यवस्था को लेकर कदम उठाए गए वो कितने सफल हुए। फिलहाल प्रयागराज में अतीक और जब जो उसके भाई अशरफ का जब पोस्टमार्टम के बाद उसके डेड बॉडी को लेकर प्रयागराज प्रशासन के स्तर पर किसी तरीके का कोई फैसला, कुछ इनपुट अभी मिल पा रहा है क्या? देखिए बहुत साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर जो कदम उठाना हो प्रयागराज पुलिस उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो ये एक बात तो बहुत साफ हो गई कि जो अतीक अहमद है और उसका भाई अशरफ है, उसका जो डेड बॉडी है वो उसके घर नहीं भेजी जाएगी, उसे सीधे कब्रिस्तान में भेजा जाएगा, वहीं उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा।
परिवार के कुछ लोगों को उसमें हिस्सा लेने की इजाजत दी जाएगी। अब वो परिवार के लोग कौन होंगे ये सुबह तय होगा, लेकिन कुछ इलाकों में खबरें आई थी कि लोगों ने पथराव किया था, लेकिन तत्काल पुलिस बल ने वहां पर काम किया, गश्त किया और लोगों को समझाने की कोशिश की। जिन्हें जरूरत पड़ी उन्हें खदेड़ा, तो कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर अतीक अहमद को और उसका भाई अशरफ है जो इसमें मारा गया है, दोनों की जो डेड बॉडी है उसे परिवार के लोगों को सौंपी जाएगी। परिवार के लेकिन निखिल, तो अभी बहुत सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप ये बात कह रहे हैं लगभग 4-5 घंटे बीत चुके हैं अतीक की हत्या के, अब तक अतीक अहमद के परिवार से कोई सामने नहीं आया, कोई परिचित सामने नहीं आया जिसने क्लेम तक किया हो कि हमें बॉडी दी जाए। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से पूरे परिवार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, ज्यादातर परिवार के सदस्य जो है या तो किसी मुकदमे में पंजीकृत